हेलो फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो का टॉपिक होगा अखंड भारत के बारे में। आखिर क्या है अखंड भारत और कैसा दिखता था हमारा अखंड भारत, और आज के वर्तमान जो भारत है हमारा और पहले के भारत में क्या अंतर है, और कौन कौन से बड़े बदलाव इस दौरान हुए, और क्या आगे भविष्य में अखंड भारत हमारा बन सकता है क्या नहीं। इस सारे सवालों का जवाब हम देंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिर अखंड भारत किसे कहा गया है और अखंड भारत की शुरुआत कब हुई, ये दिखता कैसा था। सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारे भारत देश की अखंडता की नींव की शुरुआत होती है आज के लगभग 5300 वर्ष पहले, यानी कि लगभग 5500 साल पहले। ये शुरुआत थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता के अंदर हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यताएं, हमारे देश के सबसे प्राचीन जो भी चीजें थी उन्होंने जन्म ली, जैसे कि सबसे प्राचीन लैंग्वेज, सबसे प्राचीन मान्यताएं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक को माना गया है। अगर हम बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आज कहां पर मौजूद है, अगर आज उसका लोकेशन बताना हो तो आप भारत की जो पंजाब है, भारत के पंजाब और पाकिस्तान का जो पंजाब, वो सारा एरिया, साथ में जो पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम एरिया है वो सारा एरिया, सिंध का एरिया, जो भी इंडस रिवर जिसे हम सिंध नदी कहते हैं, जितना भी उसके आसपास का जितना भी एरिया हुआ करता था वो सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही सबसे पुरानी सभ्यताएं जो थी वो सारा वहीं पर था। और सबसे पुरानी सभ्यता की शुरुआत वहीं से होती है हमारे देश की। करीब 2000 सालों तक इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही अच्छे से फलती फूलती है, और इसके बाद लगभग आज के 4000 वर्ष पहले वैदिक पीरियड की शुरुआत हुई। वैदिक पीरियड में वेदों की रचना हुई, वेद बनाए गए, जितने भी वेद थे ये सारे इसी समय के दौरान बनाए गए हैं। अगर हम वैदिक काल के भारत की बात करें तो इसमें से पाकिस्तान आता था। भारत के जो उत्तर भारत के बहुत सारे एरिया, बहुत सारे क्षेत्रों को ये कवर करता था, बहुत सारे क्षेत्रों पर इसका राज हुआ करता था वैदिक पीरियड के दौरान। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात कि वैदिक पीरियड में लगभग आज के 4000 साल पहले किसी भी दूसरे मजहब की या पंथ की स्थापना नहीं हुई थी। यहाँ पर केवल एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। ठीक है, तो अभी लगभग 4000 साल पहले सनातन धर्म की स्थापना, तो वैसे तो सनातन धर्म की स्थापना कितने वर्ष साल पहले हुई इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। लेकिन हम जो भी एक वैज्ञानिक कथित तौर पे लिखी गई बातें हैं हमारे इतिहास में, उसके नज़रिए से मैं बता रहा हूँ कि आज के लगभग 4000 साल पहले सनातन संस्कृति बहुत ही अच्छे से वेदों के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। वैदिक पीरियड के बीतने के बाद लगभग 1500 से 2000 वर्षों के बाद शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य की, यानी मौर्य एम्पायर की। लगभग आज के 2300 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने इस शासन को चलाया, और आगे जाकर फिर इसके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के इस शासन को यानी कि मौर्य एम्पायर को बहुत ही बढ़िया ढंग से चलाया। और इन्होंने ये ऐसे राजा हुआ करते थे, ये ऐसे शासक हुआ करते थे जिन्होंने आज तक के सबसे बड़ी क्षेत्र को कवर किया है, क्षेत्रों पे शासन किया है। इन्होंने भारत के लगभग सारे एरिया को, जो वर्तमान का आज का अफगानिस्तान है, वहां से भारत की सीमाएं शुरू होती थी। आज का जब अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान से लेते हुए अगर आप साउथ की बात करेंगे तो यहाँ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से होते हुए नीचे भारत के साउथर्न तरफ तक कुछ हिस्सों को अगर छोड़ दिया जाए, वो पूरा जो क्षेत्र था वो पूरा अशोका, द ग्रेट अशोका का क्षेत्र था। और आज तक अशोक के जैसा शासक न तो कोई हुआ है भारत के अंदर, और ना तो अभी उम्मीद है किसी से। ठीक है, तो अशोका इसलिए ग्रेट कहे जाते हैं। बाद में इन्होंने बुद्ध धर्म को किस तरीके से प्रचार प्रसार किया वो तो अलग विषय है, लेकिन अखंड भारत की अगर बात करेंगे तो अशोक मौर्य साम्राज्य के समय वो अफगानिस्तान से शुरू होता था। जब सम्राट अशोक ने अपने शस्त्र को त्याग कर दिया और वो निकल गए अहिंसा और शांति के धर्म की ज्ञान देने लोगों को, उसके 500 वर्षों के बाद शुरुआत होती है गुप्त एम्पायर की, गुप्ता साम्राज्य की। ठीक है, तो इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इस गुप्ता एम्पायर की शुरुआत की, जिसने भारत के उत्तरी भारत के बहुत सारे एरिया को कवर किया, और मध्य सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे पार्ट पे गुप्ता साम्राज्य का बहुत सारा शासक था। लेकिन
अशोक जैसा शासक यानी मौर्य एम्पायर जैसा गुप्ता एम्पायर शासन नहीं कर पाया था। और इसके बाद धीरे धीरे भारत का जो कह सकते हैं ना खंडन होना शुरू हो गया। जब सम्राट अशोक ने अपने शस्त्र का त्याग किया, उसके बाद से भारत धीरे धीरे टूटना शुरू कर दिया। मतलब भारत धीरे धीरे एक एक अब अंग टूटने लगा। और इसके बाद गुप्ता साम्राज्य के शासन करने के 500 वर्षों के बाद लगभग 9वीं और 11वीं शताब्दी तक, यानी आज के लगभग 11 से 1200 साल पहले चोला डायनेस्टी हुआ करती थी। चोला डायनेस्टी भारत के दक्षिण भाग में इसका प्रभाव था, जैसे तमिलनाडु है, श्रीलंका भी भारत की ही अंदर था। आपको जानकर आश्चर्य होगा। चोला डायनेस्टी का प्रभाव एशिया के दक्षिण पूर्वी भागों के देशों पर भी पड़ा, जैसे कि म्यांमार, कंबोडिया। इसलिए हमें सनातन संस्कृति के बहुत सारे प्रभाव इन देशों में देखे जाते हैं। बहुत सारी मंदिरें, बहुत सारे रीति रिवाज यहाँ भी हमारे सनातन संस्कृति से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये यहीं से ही गए हैं। तो इसके लिए भी हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे एशिया का दक्षिण पूर्वी भाग है वो भी कभी भारत के हिस्से ही हुआ करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के ही किसी सनातनी जो एक राजा हुआ करते थे, उन्हीं के ही द्वारा ये सारे क्षेत्र पर प्रभाव डाला गया था। तो ये कह सकते हैं आप सब कि वो भी भारत के हिस्सा हुआ करते थे। जहाँ एक तरफ चोला डायनेस्टी भारत के दक्षिण भाग में राज कर रही थी, तो दूसरी तरफ 12वीं शताब्दी में ही जाकर दिल्ली सल्तनत, जो कि मुस्लिम शासक थे, वो उनकी शुरुआत हो गई। ठीक है, दिल्ली के जो भी मुस्लिम शासक थे वो उनकी शुरुआत होगी। लेकिन इनके द्वारा जो भी की गई जो भी क्षेत्र पे कब्जा था, वो तो इससे पहले के जो शासक थे, जैसे कि मैंने बताया गुप्ता साम्राज्य, अशोक साम्राज्य, इनके जितना क्षेत्र तो नहीं था। और ये दिल्ली सल्तनत भी उसी सब क्षेत्रों पर कब्जा करती है जो कि इन सब साम्राज्यों के द्वारा पहले से ही एक समय पे सब जगह शासन हुआ करते थे। तो इन्होंने भी उन्हीं सब क्षेत्रों पे बाद में जाकर कब्जा किया। मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर सम्राट अशोक ने अगर अपने शस्त्र का त्याग नहीं किया होता तो शायद ही दिल्ली सल्तनत भारत के अंदर शासन कर पाती। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी से लेते हुए 16वीं शताब्दी तक इन्होंने भारत के नॉर्थर्न, भारत के सेंट्रल, बहुत सारे भारत के इस वेस्टर्न पार्ट को, इन सब हिस्सों पर जो दिल्ली सल्तनत में ने कब्जा किया। और इसी के बाद जिस समय दिल्ली सल्तनत यानी कि जिस समय दिल्ली सल्तनत भारत के सभी क्षेत्रों पे कब्जा कर रही थी, तो दक्कन भारत के नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है। बहुत सारे जैसे कर्नाटका का क्षेत्र, तमिलनाडु, केरला, ये सब जो एरिया थे, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था 13वीं शताब्दी से। ठीक है, जिस समय दिल्ली सल्तनत सब जगह पे भारत के अंदर कब्जा कर रही थी, तो विजयनगर का जो साम्राज्य था, वहाँ के जो हिंदू राजा थे, वे इस मुस्लिम शासक को रोकने के लिए वहां से लड़ रहे थे नीचे, जो भारत के साउथर्न की तरफ। जो विजयनगर साम्राज्य का जो प्रभाव था ना, ये भी एशिया के दक्षिण पूर्वी बहुत सारे देशों के ऊपर इसका प्रभाव जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि थाईलैंड, इंडोनेशिया में बहुत सारे तो ऐसे भी प्रमाण हैं, मंदिर भी बहुत सारे हैं। तो विजयनगर जो था, ये भी 13वीं शताब्दी से लेते हुए 16वीं शताब्दी तक भारत के नीचे वाले हिस्से पर राज किया था। और इन सभी के बाद जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आते हैं, भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पे प्रवेश लेते हैं, व्यापार के लिए आते हैं और यहाँ पे लगते हैं यहाँ का कब्जा करने, यहाँ के क्षेत्रों को। और इन्होंने 18वीं शताब्दी से भारत को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ये शासक मतलब पावर में आ गए, इन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्सों को तोड़ना शुरू किया, जिसमें से सबसे पहले इन्होंने 1876 के अंदर अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया। इसके बाद 19वीं शताब्दी से ब्रिटिशर्स ने भारत से नेपाल को निकाला, भारत से भूटान को निकाला, भारत से म्यांमार को निकाल दिया, भारत से नीचे श्रीलंका को निकाल दिया, भारत से पाकिस्तान को निकाल दिया, और बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ही, वो भी निकल गया। और इसके बाद अंत में बचता है ये वाला भारत जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है इस समय। यही है आज का भारत, जिसमें भी आप जो मैप कश्मीर का दिख रहे हैं, वो भी उसमें भी संदेह है। मतलब उसमें भी आप जानते हैं कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा वो भी पाकिस्तान के हिस्से में है, अभी पाकिस्तान के द्वारा कब्जे किया गया है, 1947 में ही हुआ था। तो ये सारे हिस्से अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे, यही अखंड भारत का हिस्सा है। और इन सब चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जितने भी ये क्षेत्र थे, ये ज़्यादातर कब्जा किए गए थे, ज़्यादातर मतलब कि इस पे राज करने वाले
जो थे वो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म से जुड़े सम्राट राजा हुआ करते थे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा अखंड भारत के विषय में कुछ जरूर, मुझे उम्मीद है। अगर इस वीडियो को नॉलेज अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर करिए ताकि लोगों को अखंड भारत के बारे में थोड़ी सी नॉलेज जरूर मिले। चलिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।